नमस्ते मित्रों और मित्राणियों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ 3 डायमेंशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ 2 डायमेंशन सीखे थे। अब हम लोग 1 डायमेंशन और बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ 3 डायमेंशन। तो देखो, ये सब आपका रिकैप और रिकैपिटुलेशन है, ये करना ज़रूरी है। ये अगर नहीं करोगे फंस जाओगे। कॉन्कॉइड, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड, फलाना ढिमका, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बेटर है कि जो अभी करा रहे हैं ना वही सीक्वेंस में फॉलो करिए, आस्ते आस्ते इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री। पढ़ सकते हो ना, खुद से पढ़ लेना, आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, क्या लैंग्वेज है, पीएन चटर्जी और प्रोफेसर पीएन चटर्जी और प्रोफेसर शांति नारायण, पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, एनीवेज हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। सबसे पहला चीज़ देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला। सेम चीज़ जैसा आपका 2 डायमेंशन के लिए होता था वही चीज़ आपको 3 डायमेंशन के लिए भी करना है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 is given by mod of QPQ equal to root under of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो है ना इसी डायमेंशन में नहीं है, हवा में है। अब सब कुछ स्पेस में होगा। मानो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है टेढ़ा, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इस दोनों के बीच में दूरी पता करना है तो करेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब सुन लो, चाहे x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, चाहे y2 माइनस y1 करो, चाहे y1 माइनस y2 करो, चाहे z2 माइनस z1 करो, चाहे z1 माइनस z2 करो, बात बराबर है। अरे भाई, सबका स्क्वायर लेना है, तो निगेटिव आया उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसको 1 डिनोट करना है, इसको 2 डिनोट करना है, या फिर इसको 1 डिनोट करना है, इसको 2 डिनोट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया समझ में। सेक्शन फॉर्मूला से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं लाइन को। तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 z2, और कोई एक R पॉइंट है। ये R पॉइंट हवा में, मतलब ऐसे जो कोई लाइन है ना, R पॉइंट कहीं पे काटा होगा बीच में, तो उसको m/n रेशियो में डिवाइड किया है, ये m और ये n। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे 2D में करते थे वही चीज 3D में करनी है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 internally in the ratio m/n is given by mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, mz2 plus nz1 by m plus n। जब 2D में थे तो z वाला टर्म नहीं था तो भगा दो, देखो ये 2D वाला बन गया। सेम ही एक डायमेंशन एक्सटेंड हो गया है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग 2D में भी देखे थे कि वो एक्सटर्नली डिवाइड करता था, और सॉरी इंटरनली डिवाइड करता था इस तरह से, और एक्सटर्नली भी डिवाइड करता था। तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला। यहाँ पे इंटरनली जब डिवाइड करे तो ये वाला फॉर्मूला, और जब एक्सटर्नली डिवाइड करे तब करते हैं माइनस। The coordinates of a point R dividing the line segment joining the 2 points this and this externally in the ratio m/n, क्या करना है, प्लस के जगह पे आपको कर देना है माइनस। तो यहाँ mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n, और mz2 माइनस nz1 बाय m माइनस n। आ गया समझ में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसके 2 पार्ट्स थे वो भी क्लियर हो गया, क्लियर एंड क्रिस्टल। अगला देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको कोई हवा में लाइन है, उसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो सिंपल सा चीज है, बाई 2 हो जाता है। सो इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P x y z Q x y z, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आपको पता है x1 प्लस y1। यहाँ पे क्या है, देखो सबका कोऑर्डिनेट्स हम बता देते हैं, किधर से लिखे, ना पहले मुझे बोर्ड खोलना है।
इजी इंटरैक्टिव डेस्कटॉप। ये हो गया। हाँ, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x1 y1 z1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2, इस तरह से, ठीक है। x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो अगर मुझे ये चीज निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, x2 y2 z2। देखने दो पहले ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, काफ़ी पतला हो गया है। एनीवेज, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है ना, तो सबका एवरेज लेना है आपको। x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, फिर उसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर ही होना चाहिए। और ये वाला जो चीज़ है ना, इसके जस्ट प्रीवियस वाला फॉर्मूला उसी से भी बन जाएगा। देखो, इसी में ये जो इंटरनली डिवाइड किया है ना, तो 1:1, m के जगह 1, n के जगह 1 डाल दो तो 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 डाल दो, 1 डाल दो, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2। सिंपल, बात खत्म। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखिए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A B इन द रेशियो 3:2। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एक पॉइंट है, मतलब एक लाइन है, या इसका कोऑर्डिनेट है -4 4 1, इसका कोऑर्डिनेट है 4 -4 2, और ये वाला पॉइंट जो है रेशियो में डिवाइड किया है किसको, 3:2 को। तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो जस्ट अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा क्या होता है, mx1 प्लस nx2 बाई m प्लस n, वही तो है ना। सो 3:4 माइनस 2:4, क्या किए, 3:4 माइनस 2:4, ठीक। कोऑर्डिनेट्स ये वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे, इसको आप मान लो x1, किधर गया फॉर्मूला, ये रहा, इंटरनली डिवाइड किया है। तो क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1, मतलब mx2 प्लस nx1, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए mx2 प्लस nx1। तो यहां पे देखो mx2 3:4 और mx2 है ना 3:4 प्लस n इंटू x1, सो n इंटू x1, सो 2 इंटू -4 आ गया। दूसरा देखो my2 मतलब 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 4 बाय 3 + 2, फिर 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 3 + 2। बस सिंपल, सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। 4/5 -4/5 और 8/5। क्लियर है? सिंपल है, आगे बढ़ो। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का आपको सेंट्रॉइड निकालना है। सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस, आप जानते हो मीडियन क्या होता है, मीडियन जानते हो। तो जहां पे आपका 3 मीडियन मीट करता है, 3 कंकर मतलब मीडियन मीट करता है, तो उस पॉइंट को कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी सीखे थे कि 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे इसको डिवाइड किया 2:1 में, इसको भी ये वाला सेंट्रॉइड जो है इसको डिवाइड किया, अरे यार ये वाला इसको डिवाइड किया 2:1 रेशियो में, और ये वाला डिवाइड किया इसको 2:1 रेशियो में फ्रॉम वर्टेक्स से लेकर के, ठीक है। 2 वाला कौन से पार्ट में रहेगा, वर्टेक्स के साइड में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दिख रहा है तो 2 वाला कौन से साइड में, वर्टेक्स। ये वाला लाइन के लिए वर्टेक्स कौन हो गया, ये हो गया। ये वाला लाइन के लिए वर्टेक्स कौन हो गया, ये हो गया। ये वाला लाइन के लिए वर्टेक्स क्या हो गया, ये हो गया। तो अगर ये वर्टेक्स है तो 2 कौन से साइड में आएगा, इधर आएगा।
ये अगर वर्टेक्स है तो 2 कौन से साइड में आएगा, इधर आएगा। ये अगर वर्टेक्स है तो 2 कौन से साइड में आएगा, इधर आएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। द सेंट्रॉइड इज यूजुअली डिनोटेड बाय G, उसको आप G से शो करते हो। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 आर गिवन बाय, बस बाय 3 बाय 3 बाय 3 कर देना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। ठीक है, तो हो गया सब बाय 3 बाय 3 बाय 3। ग्रीन वाला जो है ये वर्टेक्स बता रहा है, ग्रीन पॉइंट ग्रीन पॉइंट ग्रीन पॉइंट, दिस आर द वर्टेक्स। पिंक वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड बता रहा है, सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। और ब्लू कलर का जो पॉइंट है वो आपको सेंट्रॉइड बता रहा है। आ गया समझ में? वेरी गुड। आगे देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, then the direction cosines of the line are cos alpha, cos beta, cos gamma, where cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होता है, cos alpha L होता है, cos beta M होता है, cos gamma N होता है, और इसको आप L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर को 1 लिख सकते हो। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाते हैं अभी 3D इमेज में। दूसरा पॉइंट, these numbers A, B, C which are proportional to the direction cosines L, M, N are called the directional ratios of the line। जैसे A जो पॉइंट है ना, A ये प्रोपोर्शनल होगा L के, B प्रोपोर्शनल होगा M के, और C प्रोपोर्शनल होगा N के। और द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, L को कैसे निकालोगे, A बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M मतलब B बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N मतलब C बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका L M N, इसको आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलोगे, और A B C इसको आप डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे, और दोनों में रिलेशन ये देखिए आपको। चलो आपको दिखाते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर में, आपको 3D इमेज से आपको दिखाते हैं लाइन और ग्राफ। कैसा बनाना चाहिए, चलो कुछ ट्राई करके देखते हैं। हथियार रेडी है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। थ्री डी ग्राफिक्स, हाँ दिख रहा है ये। x प्लस वाई प्लस, ये तो प्लेन हो गया वैसे बेसिकली, यहाँ पे एक 0 करके देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है, बट मुझे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाना था, तो मैं क्या दिखाऊं, छोड़ो इसी में बता देता हूँ। इस डायग्राम में दिख रहा है एक्सिस, तो दिख रहा होगा आपको, आपको एक्सिस से मतलब होना चाहिए। एक्सिस ये किधर गया, अरे बबुआ कहाँ मुड़ गए हो तुम, उफ हट। हम बोर्ड पे दिखाते हैं, ये देख, दिख रहा है, मेरे को दूर से देखने दो, एक्स वाई जेड, हाँ क्लियर है। अब देखो एक लाइन हम बना रहे हैं, ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब इस ब्लू कलर के लाइन, ये
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, वो थोड़ा गौर करना। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स मतलब ये तो रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये रहा आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस। मान लेते हैं कि पॉजिटिव उधर है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इस पे जरा फोकस करते हैं कि ये वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग मेजर करेंगे ऐसे, ये वाला जो लाइन है ये कैसे मेजर करेंगे, सपोज ये हो गया ऐसे, तो ये अल्फा एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। इमेजिन करो ना, ऐसे कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस से इतना लाइन बना रहा है, ठीक। वाई एक्सिस मतलब ये वाला जो लाइन है वो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ऐसे वाई एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है, वो मान लेते हैं सपोज बीटा एंगल बना रहा है। और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इधर इस डायरेक्शन में, सपोज हम इसको मान लेते हैं, इसको ये रहा हमको जेड एक्सिस, दिख रहा है। तो ये रहा आपका अल्फा, ये रहा आपका बीटा, ये रहा आपका गामा। अगर ये आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो लाइन हम इस तरह से खींच करके दिखाते हैं। देखो एक लाइन अब सपोज मान लो यहां से अब जा रहा है, अब इसमें समझ में क्लियर आ जाएगा। ये अगर लाइन है तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा बना रहा है एंगल, अल्फा। ये वाला लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, बीटा। ये वाला लाइन पॉजिटिव जेड एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है, गामा। समझ में आया। तो इस लाइन का कंपोनेंट अगर मुझे एक्स एक्सिस पे निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसको कॉस अल्फा करते हैं, इसका कॉस अल्फा करते हैं, फिर इसका इस पे गिराना हो तो कॉस बीटा करते हैं, इसका इस जेड पे इस लाइन को जेड पे प्रोजेक्ट करना तो कॉस गामा करते हैं। समझ में आया ना। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। सो कॉस अल्फा को ही नाम दिया गया है स्मॉल एल, कॉस बीटा को नाम दिया गया है स्मॉल एम, और कॉस गामा को नाम दिया गया है स्मॉल एन। और ये सब को हम स्क्वायर करके इक्वल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, ठीक है। तो आपके बुक में भी प्रूफ वगैरह दिया रहेगा, तो प्रूफ आप उसका देख सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया, डायरेक्शन रेशियो समझ में आया, दोनों में रिलेशन समझ में आया। चलो अच्छी बात है। आगे देखिए नंबर डी, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मतलब बोल रहा है कि सपोज मान लेते हैं हवा में कोई दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, ये ए है ये बी है, और इसको कनेक्ट कर दो। देखो देखो आंख बंद करो, इसको देखो, ये देखो ए बी है, इसका डायरेक्शन क्या पूछा, डायरेक्शन रेशियो बता दो। तो बस दोनों का डिफरेंस ले लो ना, x2 माइनस x1 ले लो, y2 माइनस y1 ले लो, z2 माइनस z1 ले लो। तो किसका डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, उस लाइन का डायरेक्शन, ए बी का डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे निकालना है तो बस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो x1 x2 है तो कर देंगे x2 माइनस x1, y1 y2 है तो कर देंगे y2 माइनस y1, z1 z2 है तो कर देंगे z2 माइनस z1। समझ में आया। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। अब देखिए द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स आर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये क्या शो करता है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस बताता है जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। आपका x कोऑर्डिनेट आपका तो पता है कि x, ये आपका x रहा, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट, और ये रहा आपका z कोऑर्डिनेट। कौन सा है कोऑर्डिनेट, किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। देखो और गौर से देखो, ये रहा आपका x एक्सिस, इसको आप बोलोगे y एक्सिस, इसको बोल देते हैं सपोज z एक्सिस। तो इस वाले कोऑर्डिनेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0, इस वाले कोऑर्डिनेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है 0 1 0, और इस वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है 0 0 1। आगे समझ में। क्वेश्चन है आपके पास, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस,
देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। क्या बोला कि एक लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से आपका अल्फा बीटा गामा बनाता है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। मतलब यू हैव दैट रिलेशन, क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर आप ये करते हो तो आपको 1 मिलता है। ये आपको पता है, ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आपको ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। कैसे? सिंपल है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। आप जानते हो कॉस स्क्वायर को अल्फा को लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। सिंपल, कोई भी चाप नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हेंस प्रूव्ड क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे देखिए, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस LMN आर पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इज गिवन बाय। ये सब बहुत ही छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। क्यों? ये इसलिए है मोटी बातें क्योंकि यहीं से आपकी चीजें हो जाएंगी कॉम्प्लिकेटेड। कि जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक, और द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो लाइन है ना इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको LMN दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है। लेकिन ये वाला अगर मान लो इस पॉइंट से गुजर रहा है, कौन से पॉइंट से, x1 y1 z1, ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, मैं थोड़ा इधर बनाता हूं। ठीक है, एक लाइन है सपोज, अरे एक लाइन है इस तरह से, और ये वाला जो लाइन है वो पास कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का लाइन, बस ये इसका कोऑर्डिनेट्स आप जानते हो, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये जो लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है वो LM और N दिया हुआ है। LMN इसका डायरेक्शन कोसाइन है और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। तब ऐसे सिस्टम के लिए इसका इक्वेशन बताओ। सिंपल सा चीज है, इक्वेशन हो जाएगा आपका x माइनस x1 कर दीजिएगा बाय L इज इक्वल टू y माइनस y1 कर देंगे बाय M इज इक्वल टू z माइनस z1 कर देंगे बाय N। तो ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया और आप इसको याद रख सकते हो। काम लगेगा एप्लीकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्टली बीच में काम लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लाइटली ना लें चीजों को, हम बहुत ही फंडामेंटल से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट नंबर 7 देखो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ABC एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इज गिवन बाय, सो x माइनस x1 बाय A, y माइनस y1 बाय B, z माइनस z1 बाय C। सिंपल सा चीज है कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म, एक ही जैसा होता है। फिर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स, 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता है, दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा। उस लाइन का इक्वेशन पूछे हैं, डिस्टेंस नहीं पूछे हैं। डिस्टेंस पूछेंगे तब तो बोलोगे रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, नो डाउट। लेकिन अगर आपको इक्वेशन पूछ लिया तब आप करोगे x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। अब ये नोटिस करो तो ये क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये नोटिस करो तो हम सिखाए थे कि अगर आपका कोई एक लाइन है और इस लाइन का ये दोनों कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, इस पॉइंट को आप x1 y1 z1 बोल रहे हो, इसको आप x2 y2 और z2 आप बोल रहे हो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने सिखाए। कैसे करते हैं, माइनस कर देते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अरे यहीं पे अभी तो कराए ना, जस्ट अभी कराए। देखो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन AB, 2 पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बस डिफरेंस कर दीजिए। और आप ये फॉर्मूला जानते हो कि नीचे में डायरेक्शन रेशियो आता है या फिर डायरेक्शन कोसाइन आता है, तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। तो बैठा दो यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, पुट कर दो, सिंपल सी बात है, हो जाएगा काम। अब देखिए, इफ A1 B1 C1
and A2 B2 C2 are the direction ratios of the two lines and theta is the angle between the two lines। मतलब आपको बोल दिया कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये दोनों क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस है। मतलब एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको A1 B1 C1 दिया है, अगला लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको A2 B2 C2 दिया है, और दोनों के बीच का एंगल आपको अगर थीटा पता है तब इस केस में ये रिलेशन होता है। दोनों के बीच का एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। याद रहेगा ये। अब देखिए इसी में आप पैरेलल और परपेंडिकुलर आप कर सकते हो कि इसको दोनों के बीच का एंगल अगर मान लो 90 डिग्री चाहिए, अगर ये लाइन और ये लाइन के बीच का थीटा का एंगल अगर 90 चाहिए, तो बता सकते हो क्या कि cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। ये जीरो होने के लिए डिनोमिनेटर तो इसको तो जीरो नहीं कर सकते ना, किसको जीरो करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को। तो अगर न्यूमरेटर आपका जीरो है तब आप बोल सकते हो कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है लाइन तो एंगल मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री होगा, cos 90 जीरो हो जाएगा। ठीक है। और अगर पैरेलल अगर हुआ तब इस पैरेलल के केस में आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि रेशियो सेम कर देंगे, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। अगर ये बराबर हो गया तब उसको पैरेलल बोल देंगे। सिंपल सा बात है, क्लियर, वेरी गुड, खत्म। अब इसका अगला पार्ट देखिए। आ जाओ, नंबर 10 देख रहे हैं कि द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इंपॉर्टेंट है, किसका डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन का जो नॉर्मल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, प्लेन का जो नॉर्मल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो आपका ए बी सी है। याद रहे, अगर आपका प्लेन है कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे ए बी सी जो है ना, ये क्या है, वो प्लेन के नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। चलो आपको हम दिखाते हैं, किधर डायग्राम में आपको दिखाया जाता है। बोला ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो, आपको प्लेन दिखाते हैं, कौन सा प्लेन बन रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। देखना बुआ, चलिए ग्राफिक्स खुल जाइए आप, 3D ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स 2, डोंट सेव, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कर दिया। अब देखो इसका ग्राफिक्स यहाँ पे मिलेगा, 3D ग्राफिक्स में जाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वो प्लेन दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा कि a का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो ये प्लेन मेरा चेंज कर रहा है, इसका डायरेक्शंस वगैरह आपको दिख रहा है कि किस तरह से चेंज कर रहा है, कि a को फैक्टर कर रहे हैं। a क्या है, a बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, उस प्लेन के नॉर्मल का रेशियो। अब देखो इसको स्टॉप करते हैं हम, इसको स्टॉप हो जाओ, इसको चलो। जब उसको कर रहे हैं तो इसका मूवमेंट देखिए क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, दिख रहा है, इसको चलो इधर और थोड़ा सा स्पीड। तो B जब चेंज कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन देखो किस तरह से चेंज कर रहे हैं। अब इसको पॉज करो, अब C को चेंज करो, C को चेंज करो तो देखो क्या हो रहा है, देखो C का डायरेक्शन चेंज किया, मतलब C का वैल्यू चेंज किया, अटक रहा है। अब सब कुछ चेंज कर दो,
दिख रहा है, ए का, बी का, सी का सारा वैल्यू का चेंज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आर सिस्टम हैंग कर रहा है, थोड़ा समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एनीवेज इतना आप समझ सकते हो, आगे बढ़िए। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्लेन रिप्रेजेंट करता है जिसमें ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, किसके? उस प्लेन के नॉर्मल लाइन के। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस इज इक्वल टू पी। वे जहां पे एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है, किसके? प्लेन के नॉर्मल के। एंड पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। और सपोज मान लीजिए प्लेन है, ये प्लेन दिखा, ये प्लेन है यहाँ पे, और आप क्या कर सकते हो? इसके बीच का डिस्टेंस नाप सकते हो। एक बार इधर है ना, एक बार इधर है ना, ये वाला प्लेन, मैं इसको प्लेन यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसके बीच का ये वाला चीज़ इसको रख, यहाँ पे क्या करना, इस पेन को इसकी यहाँ से लगाओ, इधर लगाओ, इसके बीच में, इधर उधर दिखा। ये अगर ये प्लेन है तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, तो ये प्लेन कहीं हवा में है, ठीक है। तो इस प्लेन का वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? ओरिजिन से लेके ये, तो इस पूरे लेंथ को पी बोला जाएगा। दिख रहा है? आई होप समझ गए होगे। तो ये पूरा पी हो गया, ठीक है, वो हो गया पी हो गया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये था पी, उसको नॉर्मल फॉर्म में उसी तरह से लिख सकते हैं। इन 2 डायमेंशंस x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, सॉरी इन 2 डायमेंशंस x इज इक्वल टू 0, आप जानते हो x इज इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। बट इन 3 डायमेंशन x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स वाई जेड प्लेन। दोनों में अंतर है। 2 डायमेंशन में x इज इक्वल टू 0 वो रिप्रेजेंट करता है आपका y एक्सिस, लेकिन 3 डायमेंशन में x इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो वो वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इन 2 डायमेंशंस अगर y इक्वल टू 0 ये x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, तो 3 डायमेंशन में y को तो 0 कर गया, बचा क्या? x और z, तो क्या बोलोगे? x z प्लेन। यहां पे x को 0 कर दिए तो बचा क्या? y और z, तो क्या बोलोगे? y z प्लेन। यहां पे इन 3 डायमेंशन z इज इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? तो ये प्लेन, ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस p, तो उसके टर्म्स में अगर ये पता है तो ये नॉर्मल फॉर्म में इस प्लेन का इक्वेशन आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज गिवन बाय, मतलब कोई भी एक प्लेन है और एक पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट है? x1 y1 z1। अगर उससे पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। a b c को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। किसका? प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया? ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल। अब स्ट्रेट लाइन क्या है? अगला जो लेक्चर बनेगा 3D बेसिक्स हो गया, इसके बाद स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कहां से मिलता है हम लोग को? 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उसको हम लोग, जैसे एक प्लेन है, एक प्लेन है ये, और दूसरा प्लेन है ये, तो सपोज ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर गया, सपोज मान लो इस तरह से इंटरसेक्ट कर गया, तो कहां इंटरसेक्ट किया है? यहां इंटरसेक्ट किया है। तो जहां इंटरसेक्ट करेगा ना, वहां एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके पास अगर है ना, तो इमेजिन आप उसको कर सकते हो कि वो और कुछ नहीं, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन है। सो इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे यहां पे दिख रहा है कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन इंटरसेक्ट किया है, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। फिर बोलोगे सर क्या ये दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर होना जरूरी है क्या? नहीं, हम ऐसे भी तो बना ही सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला ऐसे, हम ऐसे करके तो टेढ़ा करके तो ऐसे ही बना ही सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कोई फर्क पड़ा ही नहीं इस पे, तो इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, 2 प्लेन जब आपको इंटरसेक्ट करते हैं, तब वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। और द इक्वेशन x बाय a प्लस y बाय b
plus z by c is equal to 1 represents a plane in which a, b, c are the intercepts on the coordinate axis। मतलब ये वाला जो चीज है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके एलपीपी में इसी से क्वेश्चंस आया था, जो 3 वेरिएबल को आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना था ग्राफिकल मेथड से, तो उसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जहां पे x के नीचे जो रहेगा ना वो रिप्रेजेंट करता है x का इंटरसेप्ट, मतलब वो कहां काटेगा, x एक्सिस को। तो देख रहा है a ये x एक्सिस को यहां पे काट रहा है, b मतलब ये y एक्सिस को यहां पे काट रहा है, और c मतलब ये z एक्सिस को यहां पे काट रहा है। ठीक है, तो ये आपका x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है और z इंटरसेप्ट है। इस तरह से इसको आप बनाना है। चलो अब हमको डायग्राम बना करके दिखाते हैं, तो वहां से आपको काफी क्लियर समझ में आ जाएगा कि इंटरसेप्ट कहने का क्या मतलब है। x बाय a, y बाय b, z बाय c। ठीक है, तो हम लिखते हैं x बाय a, x बाय a प्लस y बाय b प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1 था। x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। इसको आपको 3D ग्राफिक्स में दिखेगा। चलो चेंज करें इसको, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को चेंज कर दिया और z इंटरसेप्ट को चेंज कर दिया। अरे हो जाना, चेंज हो जा तो सब। देखो सब कुछ बदल रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है इंटरसेप्ट। आपका x y z सब कुछ यहाँ पे चेंज कर रहा है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। ये हैंग क्यों कर रहा है? ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज लेकर के हम दिखाते हैं आपको। एक सेकेंड, क्लोज, डिलीट, क्लोज, क्लोज, डिलीट, क्लोज, डिलीट। अब देखो x बाय 2 कर दिए, x बाय 2 प्लस y बाय 3 फिर प्लस z बाय 4, z बाय 4 इज इक्वल टू 1, इक्वल्स टू 1। दिखा यहाँ पे प्लेन काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जो x एक्सिस को 2 यूनिट्स पे काटा, y एक्सिस को ये 3 यूनिट पे काट रहा है और z एक्सिस को ये 4 यूनिट पे काट रहा है। समझ में आया ना? तो इस तरह से जब हम एलपीपी का प्रॉब्लम किए थे 2 डायग्राम बना करके 2 वेरिएबल वाला, तो उसको आप शेड कर पा रहे थे क्योंकि वो लाइन था। 3 वेरिएबल का आपको प्लेन बनाना पड़ता है, तो एक रीजन मिलता है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा फिजिबल रीजन होता है। अब 2D डायग्राम में आपको रीजन मिलता है, और जब आप 3D वाले में रहते हो ना तो उसमें आपको फिजिबल स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे आपको स्पेस, अंदर में खाली जगह का स्पेस मिलेगा। समझ में आया? तो इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट मतलब x के नीचे 2 है ना, तो इसका मतलब x एक्सिस पे 2 यूनिट्स कटेगा, y के नीचे 3 है तो y पे आपका 3 यूनिट्स कटेगा, और z के नीचे 4 है तो आपको 4 यूनिट्स कटेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका। ओके, ये आ गया समझ में? अब देखिए, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन है और 2 प्लेन के बीच में सपोज मान लो कुछ थीटा एंगल बन रहा है, तो कैसे निकालते हैं? एक प्लेन का इक्वेशन है a1x, दूसरे का b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये अगर है तो एंगल क्या हम बोलेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपको थीटा एंगल निकलेगा 2 प्लेन के बीच में, अगर एक प्लेन का इक्वेशन ये है और दूसरे प्लेन का इक्वेशन ये है। ठीक है,
और द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे? जब ये वाला टर्म आपका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर के लिए 90 चाहिए, cos 90 जीरो होना चाहिए। ये वाला टर्म जीरो तभी पॉसिबल है जब इसका न्यूमरेटर जीरो है, तो ये हो गया। और पैरेलल कब होगा? जब आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। सो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, ये रहा। और दोनों का नॉर्मल हम लोग दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये वाला जो प्लेन है ना, इस प्लेन का नॉर्मल टान दो, दूसरा जो प्लेन है उसका भी नॉर्मल टान दो, तो आपको लाइन मिलेगा। तो ये दोनों लाइन है, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वही बताएगा कि प्लेन के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन प्लेन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन द प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल बराबर है दोनों प्लेन के बीच का जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल। ठीक है, और आखिरी चीज है द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो represents a plane and any plane parallel to it is given by ax plus by plus cz plus k is equal to 0। बताएं कि यहाँ पे बस d और k का फर्क है। अगर हम इसमें करेंगे तो देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, दो इक्वेशन लिखते हैं, दोनों को पैरेलल प्लेन मिलेगा आपको। चलो इसको भागो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक प्लेन मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओहो, नहीं, आई डोंट नीड स्प्रेडशीट, हाउ टू क्लोज इट आई डोंट नो, फिर से काटना होगा। इसमें हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये रहा। इसको आप दिखाओगे 3D के ग्राफिक्स में तो आपको प्लेन दिखेगा। देखो हम चेंज कराते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करा दिए बस, ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आए। ये हो गया। अब एक और इक्वेशन हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के कर देंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम k का वैल्यू ax प्लस के का वैल्यू चेंज कर दो। देखो प्लेन उसका पैरेलल प्लेन बन रहा है। देखो दिखा, वो पैरेलल, वो प्लेन के पैरेलल ही जाएगा। k का वैल्यू बदलोगे तो उस प्लेन के पैरेलल ही जाएगा। तो प्लेन का पैरेलल कब हो पाएगा? जब आप बोल सकते हो कि हम d और k को चेंज करेंगे। बाकी सब सेम रखे हैं हम, a b c चेंज नहीं किए हैं हम। a b c इसमें भी है, a b c उसमें भी है। अंतर क्या है? इसमें d है, इसमें k है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे इसको भी चेंज कर दिया, दोनों मूव कर रहे हैं पैरेलल। एक प्लेन है उसके पैरेलल है ये वाला प्लेन। ठीक, क्लियर। आप इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन एंड एनी प्लेन पैरेलल टू इट इज गिवन बाय दिस। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन दिस, तो यहाँ पे साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपका एक लाइन है जिसका लाइन है x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन, एक लाइन है। ठीक है, और प्लेन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तब आप क्या बोल सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और 19 नंबर लास्ट में क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm, ये परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या होगा? pm इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, इसका ले लियो मॉड में, बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप इसको ये चीज लिख सकते हो और ये फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। विद दिस वी हैव एंडेड व्हाट द बेसिक्स ऑफ 3 डायमेंशन। अरे With this we have ended the basics of 3 dimension। ठीक है, तो आपका बेसिक्स ऑफ 2D कंप्लीट किया, बेसिक्स ऑफ 3D कंप्लीट किया। अगले वाले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइंस पकड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइंस, और फिर वहां से और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का कोर्स जो है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत लोगों को।
इनफैक्ट मुझे भी लगता था, तो इसीलिए मैंने सोचा है सब पार्ट बाय पार्ट एकदम छोटा छोटा माइक्रो लेक्चर्स बनाया जाए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन और वेगनेस ना लगे, आपको हर चीज़ पता हो, क्योंकि दिस कोर्स इज पर्टिकुलरली ऑल अबाउट फॉर्मूला बेस्ड। आपको हर रूल्स और रेगुलेशंस और फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तभी आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे काफ़ी एफिशिएंटली। अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।